Hello, future judges. I hope all of you are doing great. आज हमें SRA और Indecent Representation of Women Act का वाइवा करना है. So, what should we begin with? पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए? ऐसा ही कर लो। मैं Yes, very nice. मेरा थॉट भी यही था कि पहले SRA कर लेते हैं. ओके, सो हमेशा की तरह एक क्वेश्चन का एक पॉइंट रहेगा एंड जो भी पार्टिसिपेट करेगा और सही आंसर देगा उसे एक पॉइंट मिलेगा और कुछ क्वेश्चंस बोनस क्वेश्चंस होंगे जिनके बम्पर पॉइंट्स यानी कि 3 पॉइंट्स होंगे. सो आर यू ऑल रेडी? पढ़ लिया सबने? SRA प्रिपेयर्ड हैं सब? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज स्पेसिफिक रिलीफ? व्हाट आर द काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ? कौन बताएगा? स्पेसिफिक रिलीफ क्या होता है और स्पेसिफिक रिलीफ कितनी तरह का होता है? काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ. अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा. ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर राजल. राजल, काइंडली आंसर द क्वेश्चन. व्हाट इज स्पेसिफिक रिलीफ एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ? इसका मीन तो ये होता है कि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ होता है तो परफॉर्म नहीं कर पाते तो पार्टीज को स्पेशली परफॉर्म करवाने के लिए वो इस एक्ट में आ सकता है. और कितने तरह का होता है काइंड्स? मैम सॉरी, काइंड्स तो मेरे को नहीं पता. आपको पता है? बिल्कुल पता है. आपने SRA एक्ट पढ़ा है? कितने जी मैम, चैप्टर, पर समझ नहीं आया. कितने चैप्टर्स हैं? 8 है मैम. 8 चैप्टर्स हैं तो बस 7 काइंड्स हैं उनमें. 8 चैप्टर्स में 7 काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स की बात की गई है. चैप्टर्स के आप नंबर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा. पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन की बात की गई है, फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की गई है. इसी तरह आपका डिक्लेरेटरी डिक्रीज, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसी तरह आपका कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिवेंटिव रिलीफ की बात की गई है. तो हो गए ना 7 काइंड्स. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि कंसाइज लैंग्वेज में स्पेसिफिक रिलीफ क्या होता है. स्पेसिफिक रिलीफ इक्विटेबल रिलीफ होता है जो तब दिया जाता है जब कॉम्पनसेशन, डैमेजेस और मॉनेटरी रिकवरी के जनरल रिलीफ्स किसी काम के नहीं होते हैं. उस कंडीशन में स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाता है. ओके, सो राजल का आंसर आधा सही था, 1 पॉइंट. Next question is for Diksha. What are the principles of specific relief? What are the principles of specific relief? Diksha, आपके लिए क्वेश्चन. ओके, लगता है दीक्षा सुन नहीं रही है या सुन नहीं पा रही है. Who wants to attempt this question? कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं स्पेसिफिक रिलीफ के, किन सिद्धांतों पर ये एक्ट आधारित है? मैम एक तो ये कि उबी जस इबी रेमेडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, इसके लिए भी बनाया गया है. बिल्कुल. मैम एक ही इक्विटी की प्रिंसिपल पर भी बेस है। जो सेक्शन 30 है वो भी इस चीज के बारे में बताता है कि जहां पर अगर कोई पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अगर किसी कारण से ब्रीच हो जाता है उसका, या फिर एक पार्टी जो है उसका व्यतिक्रम करती है, तो उस कंडीशन में अगर जिस भी पक्षकार ने उससे फायदा लिया है तो न्यायालय उससे साम्य बरतने की अपेक्षा करेगा, मतलब कि दोनों को इक्वल पोजीशन पर रखा जाएगा। ये भी ठीक है, बट अब दोनों का ही आंसर पार्टली ठीक है लेकिन दोनों का कंप्लीट नहीं है आंसर. जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो 3 सिद्धांत हमें याद रखने हैं. प्रिंसिपल्स जो हैं, पहला है इक्विटी, दूसरा है जस्टिस और तीसरा है गुड कॉन्शियंस, साम्य न्याय और सद्विवेक.
ये तीन जो हैं इनके बेसिस के ऊपर एसआरए एक्ट डिपेंड करता है। और जो आपने बताया उबी जस इबी रेमेडियम, या फिर यू मस्ट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, या फिर जो भी फायदा लेगा उसे इक्विटी करनी होगी, ये तीनों मैक्सिम्स हैं, ये तीनों मैक्सिम्स हैं, पर ये प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत ये हैं, ये तीन सिद्धांत हैं। और इसमें आपका एक जज का डिस्क्रिशन भी बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जज का डिस्क्रिशन, कोर्ट का डिस्क्रिशन। तो ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर। कहाँ से आया है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक रिलीफ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, कहाँ प्रोपाउंड हुआ था, किसने सबसे पहले न्यूयॉर्क प्रोपाउंड किया? से, कहाँ से आया है? न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्क। सिविल कोर्ट से। हाँ जी। अब केस का नाम बताइए शालू, आधा आंसर है ये तो। केस का नाम मैं बताती हूँ आपको। केस का नाम है मोजेस वर्सेस मैकफरलान। सेवनटीन 1660 में लॉर्ड मैन्सफील्ड ने इस केस में सबसे पहले इक्विटी का कॉन्सेप्ट लेकर के उसके बेसिस पे एसआरए का स्पेसिफिक रिलीफ की बात की थी, सबसे पहले इस केस में प्रोपाउंड हुआ था। ठीक है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक रिलीफ का कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आए कि स्पेसिफिक रिलीफ क्या होता है, क्या सिद्धांत हैं, उन सभी में आप ये केस लिख सकते हैं। अब इसका आंसर भी किसी ने कंप्लीट नहीं दिया, इसलिए इसका पॉइंट भी किसी को नहीं मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अंकिता के लिए। When did the specific relief act come into force और उसका एक्सटेंट क्या है? अंकिता। सॉरी मैम, मैंने लेक्चर नहीं लिया सो मुझे नहीं आइडिया है। ओके, कोई मैम बात एक बार नहीं। क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब फोर्स में आया था और इसका एक्सटेंट क्या है, इसका विस्तार क्या है? मैम मैं बताऊं? मैम एक्सटेंड टू होल द ऑफ इंडिया, एक्सटेंड्स टू 1 होल मार्च ऑफ 1963। एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। 4 extends to whole of India. यस, होल ऑफ इंडिया, करेक्ट। एंड 1 March 1964. यस, वेरी गुड। तो आपका नाम? राहुल मैम। राहुल का एक पॉइंट। ओके, फॉर व्हाट पर्पसेस स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड? किन पर्पसेस के लिए स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है? कौन बताएगा? मैम हाँ जी। तो रिकवरी, प्रॉपर्टी की रिकवरी, और मैम रिलीफ क्या क्या है ये बतानी है? ये बताना है कि किन पर्पसेस के लिए स्पेसिफिक रिलीफ दिया जा सकता है। पर्पसेस, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैम, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, अपना ये स्पेसिफिक। तो आप सारे स्पेसिफिक रिलीफ के टाइप्स बता रहे हैं। हाँ तो स्पेसिफिक ये रिलीफ के टाइप नहीं बताने हैं, स्पेसिफिक रिलीफ क्यों दिया जाता है, किन पर्पसेस के लिए दिया जाता है, ये आपको। इंडिविजुअल सिविल, इंडिविजुअल good. सिविल राइट्स के लिए वेरी दिया गुड जाता है। शालू, वेरी गुड, आपका सही है इंडिविजुअल सिविल आंसर। राइट। पार्टली शालू इसका पूरा आंसर देंगे मुझे। इंडिविजुअल क्लेम्स और सिविल इंडिविजुअल सिविल राइट्स के लिए दिया राइट जाता है, नोट राइट इन फॉर पर्सोना मैम। अदर। यस, वेरी गुड। कौन सा सेक्शन है शालू? सेक्शन के साथ सेक्शन क्रिमिनल 4, सेक्शन 4। सेक्शन 4। एक जना बोल रहा है तो फिर बाकी सब लोग चुप रहेंगे, उसकी सुनेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे शालू ने आंसर स्टार्ट कर दिया और शालू ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सेक्शन 4 बात करता है पर्पसेस की, वो हमें बताता है कि सिविल राइट्स के लिए और इंडिविजुअल राइट्स के लिए ही किया जा सकता है। ऑल राइट, मूविंग ऑन। हु कैन रिकवर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5? सेक्शन 5 के अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन रिकवर करने के लिए on the basis of title मैम, person who is entitled to the possession of such specific immovable property. ओके, वेरी गुड। बट हु? मैम दोनों ही कर सकते हैं मैम। सीपीसी मैम और सेटल्ड सेटल पोजेशन, अगर
सेटल पोजेशन से डिस्पोजेस हुआ है तो वो इंसान भी कर सकता है, और जिसके पास टाइटल है वो भी कर सकता है। वेरी गुड राहुल, करेक्ट आंसर। सेक्शन 5 में दोनों ही लोग कर सकते हैं। एनीबडी हु इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन कैन फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 5। गुड आंसर राहुल। राहुल के 2 पॉइंट्स हो गए हैं। Who can recover possession of immovable property under section 6? सेक्शन 6 में कौन रिकवर कर सकता है? Any person who Tenant is ma'am. dispossessed from settled possession. राहुल यू गॉट योर टर्न। आपने इनकम्प्लीट आंसर दिया है। अब नेक्स्ट कौन अटेम्प्ट करेगा इसको? पूरा कंप्लीट आंसर चाहिए मुझे। 3 तरह के लोग हैं जो कर सकते हैं सेक्शन 6 में सूट। हु विल गिव मी द कंप्लीट आंसर? मैम मैं बताऊं? यस पिंकी, कंटिन्यू। मैम सेक्शन 6 हाँ, सेक्शन 6 में वो पर्सन मैम जिसको विदाउट कंसेंट के हाँ विदाउट कंसेंट के जो है ना उसको मैं अनुक्रम उससे कब्जा हटा किया गया। बेकब्जा कर दिया। हाँ हाँ पिंकी, और बिल्कुल सही। और मैम इसके और अलावा मैम अलावा कोई और दूसरा पर्सन भी है जो कि उससे मतलब उसके व्युत्पन्न अधिकार का दावा करता हो, जो उस हक से उत्पन्न होता हो, उसका दावा बिल्कुल करने वाला कोई और भी व्यक्ति है, वो भी कर सकता है। बिल्कुल और मैम ऐसा पर्सन मैम ये 2 ही पता है मेरे को कि जो पर्सन जिसका पोजेशन और दूसरा उससे हक से व्युत्पन्न अधिकार का दावा करने वाला कोई व्यक्ति है, वो कर सकता है। सही थर्ड आपका पर्सन आंसर। मैम वो है जो जिसके माध्यम से सूट लाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इसमें तीनों जिसके लोग थ्रू अब include पोजेशन हो गए रखता है। हैं। बिल्कुल सही। जिसके 2018 के अमेंडमेंट से जिसके थ्रू वो पर्सन पोजेशन में है वो भी आएगा, और जो पर्सन उसके थ्रू क्लेम करता है वो भी आएगा, और जिसे खुद डिस्पोजेस किया गया है विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ वो भी आएगा। तो ये 3 लोग इसमें शामिल हैं। वेरी गुड पिंकी, आपका आंसर सही था, पार्शली सही था, इसलिए आपको 1 पॉइंट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशंस क्या हैं सेक्शन 6 में सूट फाइल करने के लिए? सेक्शन 6 में सूट फाइल करने के लिए क्या शर्तें हैं? विदाउट कंसेंट, मैम मैम विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और सेटल पोजेशन होना हाँ जी, चाहिए, और विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डिस्पोजेस किया होना चाहिए। और विदाउट कंसेंट। विद इन विदाउट 6 मंथ कंसेंट। किया होना चाहिए, और यस, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड। कंप्लीट आंसर ये है। तो राहुल के हो गए कितने? 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, under what conditions immediate possession may be granted under section 8? सेक्शन 8 में immediate possession के लिए क्या conditions हैं? किन conditions में वो? मैम चार मैम कंडीशन है 4 मैम, कंडीशन है। शालू जिसके बोलना अंदर चाह रही है? राहुल बोलना चाह रहा है। हाँ जी, बोलिए, कंटिन्यू। यस मैम। मैम 4 कंडीशन है, जिसके अंदर 2 तो है कि एक उसकी प्रॉपर्टी वो ट्रस्टी की तरह होल्ड कर रहा है। बिल्कुल दूसरी दूसरी कंडीशन है कि उसका लॉस को असरटेन नहीं कर पाएंगे, अगर उसको नहीं मिला तो बिल्कुल उसकी एक्चुअल वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती मैम, वो कंपनसेशन से नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। एक और है मैम, रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड नहीं होना चाहिए, कराया गया हो, फुली मतलब कि रॉन्गफुली ट्रांसफर कराया गया होता है इसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ सही। तो राहुल के 4 पॉइंट्स हो जाते हैं यहाँ पे, बट राहुल ने शालू की हेल्प ली है, इसलिए 1 पॉइंट शालू को भी मिलेगा। शालू के 2 पॉइंट्स। ऑल राइट। In which cases specific performance of contract is enforceable? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। किन केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा सकता है? इसके लिए एक हिंट मैम। है, एक अंडर हिंट है। सेक्शन 11 का 2, 14 एंड 11 मैम का 2, 11, 14 और 14 2। और 16 को छोड़ के करवाया जा सकता है। ये ही हिंट था इसके लिए, लेकिन आप लोगों ने सब एक साथ बोल दिया। ठीक है, सेक्शन 10 से शुरुआत करेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं बताएंगे आंसर, जब बताएंगे तो पूरा स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 10 के अंडर ये 3 सेक्शंस को छोड़ करके कोर्ट शैल गिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब जो है वो शैल कर दिया है, तो कोर्ट की ड्यूटी है, अगर इन केसेस में फॉल नहीं करता है केस, तो उन्हें देना ही पड़ेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्लियर है सबको? क्योंकि सबने एक साथ बोला तो उसका पॉइंट यस किसी को मैम। नहीं मिलेगा। सब एक एक करके बोलिए, ठीक है?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको सब ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद में आराम से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स जो भी सही जवाब देगा, ठीक है। और गलत जवाब दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है अपनी कार को सेल करने का, किसको? बी को। और ए ये क्लेम करता है कि ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, बट असलियत में ये गाड़ी, वास्तविकता में ये गाड़ी एफ की है, जो कि ए का पापा है। ये ए का पापा है, गाड़ी ए के पापा की है, बट ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये गाड़ी मैं तुम्हें बेच दूंगा, ये मेरी गाड़ी है। अब होता यह है कि ए के पापा मना कर देते हैं, एफ मना कर देता है कि मैं ये गाड़ी बी को नहीं बेचूंगा। फिर क्या होता है कि एफ की डेथ हो जाती है और गाड़ी की ओनरशिप किसको मिल जाती है? ए को मिल जाती है। ऐसे में कैन बी एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट? क्या बी यस ये कॉन्ट्रैक्ट, पहले पूरा क्वेश्चन सुनेंगे, क्या बी ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकता है? अगर हाँ तो लॉजिक, और अगर ना तो लॉजिक। विदाउट लॉजिक हम कोई आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो मैम, उसके पास इम्परफेक्ट टाइटल था पहले, अब उसके पहले पास टाइटल आ गया है। पहले आप अपना नाम बताएंगे। राहुल मैम। ठीक है राहुल, बोले। उसके पास इम्परफेक्ट टाइटल था मैम जब उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, अब उसके पास परफेक्ट टाइटल आ गया है, तो वो उसको फोर्स कर सकता है कि भी ये कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। अच्छा, और ये कहाँ पता चलता है? आपका आंसर इनकम्प्लीट है। 13 में मैम। 13 13 में मैम। ये पता चलता है सेक्शन 13 के सब ए सेक्शन में मैम। 2 में पता चलता है। रॉन्ग आंसर। हाँ, सब सेक्शन 2 में मैम। पता चलता है कि सेक्शन 13 मूवेबल प्रॉपर्टीज के हायर और सेल के लिए भी एप्लीकेबल है, नॉट जस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी सेक्शन 13 अप्लाई करता है, और ये हमें इसका 2 बताता है। ऑलराइट, अब राहुल आपका आंसर ठीक था, पार्शियली ठीक था, इसलिए आपको 2 मार्क्स मैम मिलेंगे। मैम 2 में भी तो ए ही लगेगा, अगर इसको इम्परफेक्ट टाइटल को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ रहे हैं तो क्लोज तो वही लगेगा इनडायरेक्ट तो। वेरी गुड, बट मूवेबल प्रॉपर्टी थी यहाँ पे। क्वेश्चन का क्रक्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन का क्रक्स कार है, और आरजेएस में आपको वो जितने मार्क्स देना चाह रहे हैं उतने ही देंगे, आप उनसे बहस नहीं कर सकते कि मुझे इतने मार्क्स क्यों दिए ओके, सॉरी हैं। सॉरी। इसलिए आपको 2 पॉइंट्स ही मिलेंगे इनकम्प्लीट आंसर के, ठीक है। तो इस तरह स्पेसिफिक रिलीफ में आपके पास में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और फिर से पूरा सुनेंगे अच्छी तरह, उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा। ए ने एक सूट फाइल किया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, किसके अगेंस्ट? बी के अगेंस्ट। दिस सूट वाज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट, ये सूट कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अब ए क्या चाहता है? ए चाहता है कि वो एक दूसरा सूट फाइल करे कॉम्पनसेशन के लिए फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसे चाहिए कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ यू हैव टू डिसाइड, क्या ए ये सूट फाइल कर सकता है? विद लॉजिक नहीं कर गिव योर आंसर। नो मैम अंडर सेक्शन नहीं कर 74 सकता मैम। नहीं कर सकता। 24 है अगर मैम। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को भी डिनाई कर दिया है तो वो कंपनसेशन का भी सूट नहीं फाइल कर सकता। ओके, क्या सेक्शन क्या बताया आपने? 24 मैम। वेरी गुड। मैम व्हाट्स योर नेम? जिया मैम। मैम जिया। प्लीज आप पर क्वेश्चन रिपीट कर देंगे क्या? बिल्कुल रिपीट करेंगे। ए ने एक सूट फाइल किया है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कोर्ट ने वो सूट डिसमिस कर दिया है, वो सूट डिसमिस कर दिया है। अब ए चाहता है कि वो एक नया सूट फाइल करे कॉम्पनसेशन के लिए फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पनसेशन मांगने के लिए नया सूट फाइल कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता, क्योंकि रीजन बीइंग सेक्शन 24 जो है वो ऐसे नए सूट को बार करता है। अगर आपको कॉम्पनसेशन चाहिए था तो आपको यही इसी सूट में एडिशनल रिलीफ या ऑल्टरनेटिव रिलीफ की तरह उसे मांगना चाहिए था, बट अब आप उसके लिए नया सूट फाइल नहीं कर सकते।
इज इट क्लियर? ऐसे ही आंसर्स देने हैं आप लोगों से भी, मैं ऐसे ही आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आप लोग फ्यूचर जजेस हैं, ऐसे कुछ भी लैंग्वेज नहीं वर्क करती एग्जाम में। योर लैंग्वेज शुड बी क्रिस्प, योर आंसर शुड बी क्रिस्प। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इन द लाइट ऑफ 2018 अमेंडमेंट, ध्यान से सुनिएगा, 2018 अमेंडमेंट को ध्यान में रखते हुए which contracts can not be specifically enforced, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता? सेक्शन 14 में मैम है मैम। जिसके चालू, अंदर कोर्ट की कंटिन्यूस ड्यूटी हो। पहले सेक्शन 14 किसने बोला था? मैंने। हाँ तो आप कंटिन्यू करो, कंटिन्यू शालू। जिसमें कोर्ट के द्वारा मतलब कि एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस को। हाँ, और अब आपने स्टार्ट किया तो आपको चारों बताने पड़ेंगे, वरना आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, फिर किसी और और के पास मतलब कि जाएगा ये क्वेश्चन। और नहीं, और वो ना निरंतर पालन करना पड़ेगा उसको, मतलब की शर्तों का, उनकी ड्यूटीज का। बिल्कुल सही, कंटिन्यूअस ड्यूटी है कोई। और 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 व्यक्तिगत अर्हताओं पर भी वो निर्भर है। ठीक है, पर्सनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है बिल्कुल सही। और कॉन्ट्रैक्ट का नेचर डिटरमिनेबल होना चाहिए। वेरी गुड शालू। शालू के 3 पॉइंट्स। इस तरह कंप्लीट आंसर देना है आपको, सेक्शन से स्टार्ट करो कि सेक्शन 14 की बात की जा रही है और ये पॉइंट्स कवर किए, ठीक है। What are the personal bars to relief of specific performance under section 16? सेक्शन 16 में किस तरह का व्यक्ति है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले पाएगा? मैम एक तो जिसने मैम सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली हो, बिल्कुल जो सही। इनकेपेबल है और फिर परफॉर्मेंस करने के लिए। अभी राहुल ने बोलना इनकेपेबल स्टार्ट, उसने। अभी राहुल ने बोलना स्टार्ट कर दिया तो राहुल कंप्लीट करेगा। मैम जो इनकेपेबल, वो जिसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली हो, हाँ बिल्कुल सही। और पहला। फिर उसके बाद में मैम की जिसने एक्विजिशंस दे दी हो। इक्वेशंस दे दियो, बिल्कुल सही। और मैम और उसके अंदर है इनकेपेबल हो गया हो मैम, इनकेपेबल नाउ रेडी या है। कोई रेडी। इसेंशियल टर्म उसने वो कर दिया हाँ कॉन्ट्रैक्ट का, और फ्रॉड से या उससे। बिल्कुल सही। और बस एक मैम और, 3 है इसके अंदर। नहीं और है एक मैम, और रेडी बहुत और और इंपॉर्टेंट विलिंग पॉइंट है। और विलिंगनेस, रेडी और रेडी एंड विलिंगनेस अगर वो नहीं शो कर रहा हूँ। यस एग्जैक्टली, रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म हिज साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस कोर्ट में रिफ्यूज टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट? किन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करने से मना कर सकता है? मैम 41 के अंदर जो क्लॉज है, नहीं सॉरी मैम। गलत हो गया। अब नेक्स्ट पर्सन विल आंसर। आई वांट प्रियंका आंसर करेंगे ये क्वेश्चन। प्रियंका ने आज पार्टिसिपेट नहीं किया है। प्रियंका, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? सुन रहे हैं आप? नहीं, सो जा रहे हैं मतलब आप लोग, ऐसे बनेंगे क्या फ्यूचर जजेस? आप बताइए, व्हाट्स योर नेम? रविंद्र, आप बताइए। जब वो रेसिशन देने से मना कर दे, रेसेंड करने से मना कर दे कोर्ट, कौन से कंडीशंस हैं जब कोर्ट कहेगा कि नहीं मैं आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रेसेंड नहीं कर सकता? मैम हाँ और कोई बात नहीं, कंटिन्यू नेवरदलेस। अब मत देखिए, पहले देख लिया तो नहीं, ठीक है। रविंद्र कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं आंसर, और उन्होंने थोड़ा सा बैरक भी खोल के रखा हुआ है। तो कौन अटेम्प्ट करेगा नेक्स्ट? सेक्शन 27 सेक्शन में। 27। यस वेरी गुड शालू। सेक्शन 27 का सब सेक्शन 2 है ये। आगे क्या क्या कंडीशंस है फटाफट बता दीजिए। वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, प्लेंटिफ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस हो जाती है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्वायर्ड राइट है उसके पास में, गुड फेथ में वो काम करता है विदाउट नोटिस।
ठीक, बिल्कुल सही। और एक है उसका नोट सर्वेबल, मतलब कि नोट सर्वेबल होता है वो कांटेक्ट करने के लिए। हाँ, थर्ड पार्टी से एक भी। थर्ड पार्ट नहीं, थर्ड पार्टी नहीं, नोट सर्वेबल होता है ओनली पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कि ओनली पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नॉट सर्वेबल। एग्जैक्टली ठीक है शालू, गुड गुड अटेम्प्ट। बट ये चीजें बहुत ही टिप्स पे याद होनी चाहिए, इसके लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, सेक्शन 27 का सबसेक्शन 2 याद रखना। ठीक है, ये कंडीशंस तो मोस्टली सभी देखते हैं कि 27(1) में क्या क्या लिखा हुआ है, किन कंडीशंस में रिसेंड किया जा सकता है, बट किन कंडीशंस में कोर्ट रिसेंड करने से मना कर सकता है, ये कंडीशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। किन circumstances में court can grant a compensation in a suit for specific performance? Suit for specific performance में किन circumstances में court compensation दे सकता है? मैम अंडर सेक्शन 21। पहले आपने 23। हाँ पहले आपने स्टार्ट कर दिया, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। वेरी गुड, अंडर सेक्शन 23, गुड। आगे बस सेक्शन 23 सर्कमस्टांसेस कौन बताएगा? यस पिंकी, दिस क्वेश्चन गोज टू पिंकी। सेक्शन 23 में क्या क्या सर्कमस्टांसेस है जहां पे कोर्ट कॉम्पनसेशन ग्रांट कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में? मैम वो तो 21 सेक्शन में है ना। अच्छा 21 में है क्या? हाँ हाँ, मैम सॉरी कंपनसेशन की बात तो सॉरी 20। सॉरी सॉरी सॉरी, कंफ्यूजन हो गया, सेक्शन 21 में है। हाँ पिंकी, वेरी गुड, बताइए। मैम इसमें कुछ ग्राउंड दिए हुए हैं कि पहले तो जो पार्टी है, मतलब वादी अगर है तो वो खुद ही मतलब प्रतिकर का दावा कर सकता है, सब भंग अगर हुआ है तो। लेकिन बिल्कुल। न्यायालय को अगर लगता है कि कई बार मैम ऐसा होता है कि स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता, तो अगर अगर किसी उसका सूट के अंदर, तो वहां पर जो कोर्ट है उसको कंपनसेशन उस कंडीशन में दिलाएगा, और उस कंडीशन में भी दिलाएगा जहां पर उसको ये लगता है कि मतलब केवल उतना ही पर्याप्त नहीं है कि उसका स्पेसिफिक परफॉर्म ही करवाया जाए, तो उसके अलावा भी उसको अगर कंपनसेशन लगता है कोर्ट को तो उसको दिला सकता है, और ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पर होता है, जो 21 के अंदर जो कंपनसेशन दिलाने वाली चीज है। बिल्कुल सही पिंकी, आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं और आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, मेरे भी ध्यान से निकल गया था कि ये सेक्शन 23 नहीं सेक्शन 21 की बात हो रही है यहाँ पे। वेरी गुड पिंकी। हाँ जी रविंद्र, आप भी सही कह रहे हैं, प्लेंट में लिखा होगा तभी मिलेगा, लेकिन वो प्लेंट कभी भी अमेंड कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों ने पढ़ा है, अगर थोड़ा भी इन डेप्थ तो आप आंसर कर पाएंगे। किस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक रिलीफ में उसको एक्सप्लेन किया था? रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था? लैंडमार्क जजमेंट है बहुत, कौन बताएगा? एनीवन? केस का नाम है हंगरफोर्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, हंगरफोर्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वर्सेस हरिदास। हंगरफोर्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वर्सेस हरिदास के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि हम रेसेशन दे करके किसी को कोई राइट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम बस ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, पार्टीज चाहें तो वो खुद आपस में रेसेंड कर सकती हैं, उन्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बट अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हम रेसेशन सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं। ये है 1972 का केस, इट इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट, जब रेसेशन की बात आती है तो ये केस जरूर लिखना है। क्या कोर्ट सेक्शन 33 को माइनर के अगेंस्ट एनफोर्स कर सकता है? कैन कोर्ट एनफोर्स सेक्शन 33 अगेंस्ट अ माइनर? यस मैम। कैसे?
क्यों कर सकता है? मैम मैम जब वो 33 एग्रीमेंट का वो 33 के बी में अगर वो करवा ले सक्सेसफुली वॉइड उसके हाँ खिलाफ हो जाए तो जितना भी बेनिफिट उसने रिस्टोर किया वो उसको वापिस रिस्टोर करना पड़ेगा, जो भी बेनिफिट रिसीव किया है बिल्कुल रिस्टोर करना पड़ेगा, बट कितना? उतना ही जितना उसके एस्टेट ने जितना। फायदा लिया है। हाँ मैम। उसको पर्सनली लायबल नहीं कर सकते, उसको कुर्क नहीं करवा सकते। ठीक है। यस मैम, खानगुल वर्सेस लखा सिंह मैम। यस, वेरी गुड। खानगुल वर्सेस लखा सिंह, वेरी गुड राहुल। राहुल विल गेट 1 पॉइंट। अभी तक तो राहुल ही सबसे आगे चल रहा है। वेरी गुड। चलिए ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आप लोगों के इंटरेस्ट का है। ए ने राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का इंटरव्यू क्लियर कर लिया। ए ने राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का इंटरव्यू क्लियर कर लिया, पर उसे मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद भी ए को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। जब उसने कोर्ट से पूछा, हाई कोर्ट से पूछा कि मुझे क्यों नहीं दिया गया है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, तो हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि हम जो है राइट रिजर्व करते हैं कि किसी का भी कैंडिडेचर किसी भी वक्त कैंसिल कर सकते हैं, और इसलिए हमें आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, हमने आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया है। अब ऐसे में ए के पास में क्या रेमेडी है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? Should I repeat the question? ए ने आरजेएस का इंटरव्यू क्लियर कर लिया, मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया। अब जो है हाईकोर्ट ने उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया, उसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं मिला। अब ए के पास में क्या रेमेडी है? उसने हाईकोर्ट से पूछा क्यों नहीं दिया, तो कोर्ट ने कहा कि हम कभी भी किसी का भी कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ए के पास में क्या रेमेडी है? मैम दिस मैंडेटरी क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स, इसलिए बहुत सोच समझ के जवाब देंगे। मैम मैंडेटरी इंजंक्शन। रॉन्ग। नेक्स्ट, और कौन देना चाहेगा? डिक्लेरेशन मैम 34। यस, वेरी गुड। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ले सकता है, ले सकती है वो, या ले सकता है कि आई एम अ सेलेक्टेड candidate for RJS and declare me to be an appointed RJS. Okay? किसने दिया था ये आंसर 34 वाला? राहुल मैम। वेरी गुड राहुल। डिक्लेरेटरी डिक्री, 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं राहुल को, बिकॉज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बट मैंडेटरी इंजंक्शन नहीं बोलना था, डायरेक्ट डिक्लेरेटरी डिक्री ही बोलना था। ठीक है, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, गलतियां करके तो सीखते हैं। What is the preventive relief and when is it granted? प्रिवेंटिव रिलीफ क्या होता है और कब दिया जाता है? मैम सेक्शन 36। 36 बताता है मैम। प्रिवेंटिव रिलीफ टेम्परेरी भी हो सकता है, राहुल से परमानेंट। पहले किसने बोला था सेक्शन 36? मैंने मैम। हाँ शालू, कंटिन्यू। सेक्शन 36 में प्रिवेंटिव रिलीफ दिया जाता है मैम। ये टेम्पररी और परपेचुअल दोनों हो सकता है। ये हाँ, कब दिया इसमें दो जाता है? तरह के, ये मतलब कि न्यायालय की विवेकानुसार सकती है। ये न्यायालय की डिस्क्रिशनरी पावर है। इसमें न्यायालय चाहे तो ग्रांट करता है, चाहे तो नहीं भी कर सकता है। हाँ, पर और प्रिसाइज करेंगे इस आंसर को। इस आंसर का प्रिसाइज ये होगा कि आप 37 में जाएंगे और और देखेंगे, 37 37 में जाएंगे और देखेंगे कि वहां लिखा है कि डिक्री में दिया जाता है, केस के मेरिट्स पे दिया जाता है प्रिवेंटिव रिलीफ। 36 भी है। परपेचुअल इंजंक्शन का आपका मैं बता रही थी, माय बैड, मैं कंफ्यूज हो गई, सॉरी। प्रिवेंटिव रिलीफ क्या होता है इस बारे में शालू आपने बताया नहीं। प्रिवेंटिव रिलीफ क्या होता है 36 में बताया आपने। मैम प्रिवेंटिव तो मैं बोलूँ प्रिवेंटिव रिलीफ मैम 36 में ही है। टेम्पररी और परपेचुअल इंजेक्शन है 37 में। तो हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, और फिर कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है प्रिवेंटिव रिलीफ? बहुत ही मैम थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये, थियोरेटिकल आंसर है इसका। इसमें सेक्शन को रेफर करने की अब जरूरत नहीं है आगे। कब दिया जाता है प्रिवेंटिव रिलीफ? कॉमन सेंस, बिल्कुल नॉर्मल। प्रिवेंटिव मैम रिलीफ कोर्ट की डिस्कशनरी पावर होती है मैम ये। और ब्रीच ऑफ मैम ऑब्लिगेशन। किसी भी कार्य को करने से रोकने के लिए दिया जाता है ये। ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन
को प्रिवेंट करने के लिए मैम। बिल्कुल सही, राजल ने भी सही बोला, थोड़ा थोड़ा शालू ने भी सही बोला, थोड़ा थोड़ा रविंद्र ने भी सही बोला। प्रिवेंटिव रिलीफ इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि बाकी के जो रिलीफ्स हैं वो रिलीफ्स इफेक्टिव नहीं है उस सिचुएशन में। ना तो कॉम्पनसेशन देकर के आप सिचुएशन को पूरी तरह जस्टिस कर सकते हो उसमें, और ना ही कोई और परफॉर्मेंस स्पेसिफिक करवा करके उसको कर सकते हो। उस केस में एज अ लास्ट रिसोर्ट प्रिवेंटिव रिलीफ दिए जाते हैं। ऑल राइट, जब कोई और रिलीफ काम ना कर रहा हो तब प्रिवेंटिव रिलीफ दिए जाते हैं। इट्स गुड, बट 36 में दिए हुए हैं प्रिवेंटिव रिलीफ, ये भी सही है। तो शालू को 1 पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। गुड। अच्छा अब बताइए, ये क्वेश्चन 3 पॉइंट्स का है और मुझे इसमें डिफरेंसेस जानने हैं टेम्परेरी इंजंक्शन और परपेचुअल इंजंक्शन के बीच में। टेम्परेरी इंजंक्शन और परपेचुअल इंजंक्शन के बीच में डिफरेंसेस जानने हैं। मैम एक तो टेम्परेरी इंजंक्शन सीपीसी से गवर्न होता है और बिल्कुल ये एसआरए से गवर्न होता है। बिल्कुल सही। अच्छा सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 37 में ऐसा कहा गया है कि कि मैम ये इससे गवर्न होता है, टेम्परेरी इंजंक्शन सीपीसी से गवर्न होता है और ये एसआरए से गवर्न होता है, परपेचुअल इंजंक्शन या बिल्कुल सही, परमानेंट इंजंक्शन। बिल्कुल सही। दूसरा डिफरेंस? मैम दूसरा डिफरेंस ये है कि भी ये ड्यूरिंग द मतलब वो होता है ट्रायल, जब तक चल रहा है तब तक ये ऑर्डर होता है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होता है और ये परमानेंट इन नेचर होता है। इंटरलॉक्यूटरी नहीं, इंटरिम बोलेंगे। इंटरलॉक्यूटरी और इंटरिम, इंटरिम सॉरी दो मैम, अलग वर्ड्स हैं। हाँ, इंटर इंटरिम होता है। इंटरिम बिल्कुल इंटरिम ठीक। होता है और ये हाँ परमानेंट होता है। बिल्कुल ठीक। ये टेम्परेरी है, ये परपेचुअल है, और राहुल ने 2 डिफरेंस बता दिए हैं। एक डिफरेंस तो ये है कि ये सीपीसी में गवर्न होता है, दूसरा ये है कि ये एसआरए से गवर्न होता है। ये इंटरिम नेचर होता है इसका, ट्रायल के बीच में कभी भी दिया जा सकता है। और ये क्या बताया? ये मैम ये परमानेंट मतलब इन नेचर होता है, डिक्री से गवर्न, बाय डिक्री डिक्री, बाय डिक्री केस के हाँ, मेरिट्स पे दिया जाता है, केस के मेरिट्स पे दिया जाता है। मेरिट्स ऑफ केस। यस मैम। और मैम ऑर्डर 37 में दिया हुआ है ये टेम्परेरी इंजंक्शन और ये दिया हुआ है इसमें, और 39 में दिया हुआ है टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 में, और ये दिया हुआ है इसमें 36 से लेके 41 तक गवर्न और होता है, 38 से लेके 41 मैं तक। बताऊं एक एक मैं बताऊं। हाँ शालू बताओ, कंटिन्यू। ये टेम्परेरी इंजेक्शन एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए ही दिया जाता है, या तो जैसे 2 महीने 3 महीने, और परपेचुअल इंजेक्शन परमानेंट भी होता है। ये मतलब कि 2 साल भी हो सकता है, 3 साल के लिए भी हो सकता है, वेरी इसका गुड, कोई वेरी टाइम गुड, स्पेसिफाई नहीं। वेरी गुड। ये टाइम पीरियड पर्टिकुलर के लिए ही होता है, लेकिन परपेचुअल का मीनिंग ही ये है कि ये परमानेंट है इन नेचर में। परपेचुअल इंजंक्शन का दूसरा नाम परमानेंट इंजंक्शन भी है, पता है आप लोगों को? यस मैम। परमानेंट है, ठीक है। ये 3 डिफरेंसेस हो गए आपके। वेरी गुड। ये क्वेश्चन राहुल और शालू ने मिलकर जवाब दिया है, राइट? यस मैम। तो शालू को 1 पॉइंट मिलेगा और राहुल को भी 2 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि दो जो डिफरेंसेस है मेजर वो राहुल ने बताए हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट मे ग्रांट परपेचुअल इंजंक्शन? किन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है? 4 circumstances, ma'am. Section 38, वेरी गुड, clause 3. यस वेरी गुड। Compensation related है, where the compensation is not adequate or is not sufficient in nature to the relief that was sought. यस फिर मल्टीप्लिसिटी अवॉइड करने के लिए जब आपको इंजंक्शन का नेसेसिटी पड़ता है, यस जब कोई एक्चुअल डैमेज समझने के लिए आपको स्टैंडर्ड एसेटीन नहीं हो पाता है, यस एंड जब डिफेंडेंट या फिर प्लेंटिफ ट्रस्टी होता है वो प्रॉपर्टी का, यस, जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है उसका वो खुद ट्रस्टी होता है। हाँ। वेरी गुड। आपका नाम? दिव्या मैम। दिव्या। What is the time limit for trial of suits under Specific Relief Act? Specific Relief Act में suits के ट्रायल के लिए टाइम लिमिट क्या है और कहाँ मैम दी गई है? 12 मंथ मैम, 20C और प्लस 6 मंथ हो सकता है। यस वेरी गुड। राहुल? यस
यस ओ, मैम। राहुल को 14 पॉइंट्स हो गए हैं राहुल के। वेरी गुड राहुल। Who is empowered to designate special courts under the Specific Relief Act? स्टेट Specific गवर्नमेंट Relief मैम। Act में डेजिग्नेट कौन कर सकता स्टेट है गवर्नमेंट मैम, स्टेट स्पेशल कोर्ट? स्टेट गवर्नमेंट मैम। स्टेट 20B। गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है कंसल्ट विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। ये किसने दिया जवाब? मैंने मैम। नाम? शालू। वेरी गुड शालू, आपका आंसर सही है, कंप्लीट है, इसलिए आपको एक पॉइंट मिलेगा। क्योंकि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लिखने से काम नहीं चलेगा, चीफ जस्टिस के साथ में कंसल्टेशन लिखना भूल गए, बोलना भूल गए। ठीक है, वेरी गुड। सेक्शन क्या है? सेक्शन कौन बताएगा? 20B। 20B मैम, मैंने 20B बता मैम, दिया। 20B। Okay. Under which section the court may take assistance of expert opinion? किस सेक्शन में कोर्ट मैम 14A। गलत। क्या 14 बोला? 14A बोला? 14A मैम। 14A। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, सही है। राहुल, राहुल ने दिया ना जवाब? यस मैम। ओके, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता नहीं है एक्चुअली कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए पूछना पड़ता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके लिए 2 पॉइंट्स मिलेंगे और दोनों ही बातें अच्छी तरह एक्सप्लेन करनी होंगी। ठीक है। What are the savings under Specific Relief Act? Specific Relief Act के अंडर में क्या क्या सेव की हुई हैं? 2 चीजें, कौन बताएगा? मैम एक तो Section रजिस्ट्रेशन 3। एक्ट को नहीं ओवरराइड करता है मैम। रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जहां भी कॉन्फ्लिक्ट में होंगे तो रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रिवेल करेगा, और ये क्रिमिनल लॉ को इन्फोर्स नहीं करवा सकते इससे मैम। एक ये रॉन्ग राहुल, क्रिमिनल पिनल। आपका फर्स्ट पॉइंट सही था, बट सेकंड पॉइंट आपका गलत है। यहाँ पे रविंद्र ने हाथ उठाया है, बोले रविंद्र। यस। यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये 2 पॉइंट सही हैं। पहला पॉइंट ये है कि किसी और लॉ में अगर कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए कोई और रिलीफ है तो वो आप एसआरए के बावजूद भी कर सकते हो। उस रिलीफ को एसआरए ओवरराइड नहीं करेगा, उस रिलीफ को एसआरए खत्म नहीं कर सकता। और दूसरा है आपका पॉइंट, रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात की गई है, वहां पे जहां पे रजिस्ट्रेशन और एसआरए में कॉन्फ्लिक्ट है, प्रायोरिटी रजिस्ट्रेशन एक्ट को दी जाएगी। वेरी गुड रविंद्र, रविंद्र विल गेट 1 पॉइंट। ओके, तो ये एक यहाँ मैम तक। मैंने भी बताया था मैम। क्या आपने एक बोला था? हाँ मैम। नहीं, ये दो पॉइंट्स का क्वेश्चन है ये। एक्चुअली रविंद्र को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, बट वही है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप लोग गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं एक बारी तो दूसरा चांस नहीं मिलता है। एक बारी तो हो गया, 1 पॉइंट बोल दिया, बट दूसरा पॉइंट गलत बोल दिया आपने। यही मैं कहती हूँ, हमेशा कॉपीज में भी मैं यही पॉइंट आउट करती हूँ कि गलत सेक्शन ना लिखें। अगर कोई चीज कंफ्यूजन है तो उसे छोड़ना बेहतर है, लेकिन गलत चीज जैसे ही दिखती है वैसे ही बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है चेक करने वाले के दिमाग में। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की तरफ। बहुत ही छोटा सा एक्ट है और आई थिंक ये तो आप सब लोगों के लिए एकदम बाएं हाथ का खेल होगा। पढ़ा है सभी ने, अटेंड किए हैं क्लासेस? यस मैम। ओके, वेरी गुड। ठीक है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट कब फोर्स में आया और इसका एक्सटेंट क्या है? ये एक बता दिया 2 रविंद्र अक्टूबर ने। 1987। रविंद्र ने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, 2 अक्टूबर। और एक्सटेंट नहीं बताया रविंद्र आपने? होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया, गुड, 3 पॉइंट्स। एम क्या है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट का? एम बताएंगे? ये इसका एम है मैम कि जो महिलाओं का अवशिष्ट रूपण किया जाता है उसको प्रोहिबिट करना, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, उसका पब्लिकेशन नहीं करना, उसको मतलब कि उसको प्रोटेक्ट दिया गया है, महिलाओं को इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। और उसके इन जो मतलब कि शरीर का हम करते हैं ना, अवशिष्ट रूपण करते हैं, उसको प्रोहिबिट करना है। ठीक है, बिल्कुल सही शालू, आपका भी सही है, दोनों का सही है, दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ पे दिया हुआ है? प्रियम्बल में दिया हुआ है। जब भी कभी आपसे एम की बात की जाए, पॉश के एम्स की बात की जा रही है, प्रोबेशन के, तो हमेशा प्रियम्बल को मेंशन करना है एक्ट के। ठीक है, प्रियम्बल को मेंशन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन? सेक्शन 2 के सी में। एक सेकंड चालू, पहले यहाँ पे रविंद्र ने बोलना स्टार्ट कर दिया। हाँ, हम्म, हाँ कोई बात नहीं, पर बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा काफी सारी चीजें इंक्लूड की, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। 5 पॉइंट्स आपको टोटल हो गया अब आपका। काफी चीजें इंक्लूड कर ली, और जो छोटे एक्ट्स हैं उनमें कई टेक्निकल चीजें हैं, जैसे पॉश में भी कई चीजें बोली जा रही हैं, तो अगर कुछ थोड़े बहुत वर्ड्स मिस हो जाते हैं तो वो ठीक है, पर गलत कोई चीज नहीं लिखनी है, ठीक है? जितना याद आ रहा है उतना ही लिखना है, ठीक है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है? 2 व्हाट के ए इज, में। यस वेरी गुड, शालू कंटिन्यू। 2 के ए में एडवर्टाइजमेंट की परिभाषा दी गई है। इसके अंदर जैसे नोटिस होता है, परिपत्र होता है, लेबल होता है, रेपर होते हैं, इनको इंक्लूड किया गया है, जिससे उनमें से प्रतीत होता है उससे कि जिसे महिला का इसमें दृश्यमान रूपण सम्मिलित हो, तो उसे एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। बिल्कुल सही, कंप्लीट आंसर है ये, परफेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा सेक्शन प्रोहिबिट करता है पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 3। वुमेन? सेक्शन 3 बिल्कुल सही। क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर करेंगे अगर आप लोग, तो मैं नेगेटिव मार्किंग करूंगी नेक्स्ट टाइम से। क्वेश्चन कंप्लीट होने दें, क्योंकि दूसरे लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, है ना? सॉरी मैम, इट्स ओके, ठीक है। सेक्शन 3, इसलिए इसका पॉइंट किसी को नहीं मिलेगा। What are the exceptions to prohibition of publication under section 4? Section 4 में prohibition के जो exceptions हैं वो क्या हैं? यहाँ से रविंद्र ने हाथ खड़ा किया है, मैं बोलिए। बताऊंगी। आपका भी नंबर आएगा, वेट। एक्ट, यस, यस, वेरी गुड। तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही सही बताए हैं रविंद्र ने। ये आंसर कंप्लीट आंसर है, इसलिए अब यहाँ पे रविंद्र को ही पॉइंट मिलेगा, और ये क्वेश्चन, इससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? who is empowered to enter and search a premises under the act? कौन empowered है premises में घुसने के लिए और उसकी सर्च कंडक्ट करने के लिए? सेक्शन 5 मैम। ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, सब एक साथ बोल रहे हैं। गजेटेड ऑफिसर जो ऑथराइज करती है स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 5 के अंदर वो एंटर एंड सर्च करने के लिए ऑथराइज होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर। मैं रविंद्र का भी आंसर सुनना चाहूंगी, बोलिए। ओके वेरी गुड, पॉइंट लेकिन शालू को जाएगा, ठीक है? ये बताएंगे कि सीआरपीसी में जो सर्च एंड सीजर का प्रोसीजर गिवन है, वो सर्च एंड सीजर का प्रोसीजर सेक्शन 5 में भी कहीं कहीं एप्लीकेबल होता है। वो कहाँ एप्लीकेबल होता है, किन कंडीशंस में? सेक्शन 94। सेक्शन तो मैंने पूछा ही नहीं, मेरा क्वेश्चन ही नहीं सुना। किसने जवाब दिया? अभी 1 पॉइंट माइनस होगा, बताओ कौन बोला था?
क्वेश्चन ये है कि सीआरपीसी में जो सर्च एंड सीजर का प्रोसीजर यूज किया गया है वो सेक्शन 5 में किन कंडीशंस में अप्लाई होता है? सेक्शन 5 में हर कंडीशन में थोड़ी ना वही सर्च एंड सीजर का प्रोसीजर अप्लाई होता है, कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जिनमें 94 एप्लीकेशन में आता है। रविंद्र बताएंगे। यस, वेरी गुड। बट आगे वारंट चाहिए होता है। यस, वारंट किस कंडीशन में चाहिए होता है? यस, गुड, ये कंप्लीट आंसर है। ड्वेलिंग हाउस, यस, तो उस केस में 94 अप्लाई होता है। बाकी केसेस के लिए क्या अप्लाई होता है किसी ने पूछा नहीं। बाकी केसेस के लिए रूल्स बने हुए हैं, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट रूल्स बने हुए हैं। रूल्स में मैनर दिया हुआ है कि किस तरह करना है आपको सीजर, चीजों का कैसे कैसे चीजों को संभाल के रखना है, पैक करके किस तरीके से, वो सब आपका वहां से लिया जाता है। बाकी कुछ केसेस के लिए आपका जो है वो सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई होता है। ओके, समझ आया सबको ये लॉजिक? यस मैम। गुड। सेक्शन 3 और 4 की कॉन्ट्रावेंशन के लिए पेनल्टी क्या है? इसमें मुझे दोनों पेनल्टी चाहिए, फर्स्ट ऑफेंस की भी और सब्सिक्वेंट ऑफेंस की भी पेनल्टी चाहिए। सेक्शन 6 है मैम पेनल्टी के बारे में। अगर वो बिल्कुल। फर्स्ट टाइम करता है, फर्स्ट बार कन्विक्शन करता है तो उसको 2 साल की सजा और 2,000 रुपए का फाइन। और बिल्कुल सही। सेकंड टाइम जब सब्सिक्वेंट कंडीशन वो होती है, कन्विक्शन होती है, तो 6 मंथ से लेके 5 ईयर तक तो उसको पनिशमेंट और 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन। 6 मंथ से लेकर के 5 ईयर। ओके, और 10,000 से लेके 1 लाख रुपए का फाइन। 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपीस तक का फाइन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर शालू। राहुल के आंसर्स आने बंद हो गए हैं और शालू के आंसर्स ज्यादा आ रहे हैं, शालू आगे निकल रही है। ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज द मैंने ये रिवाइज नहीं कर रखा सॉरी, मैम, ये मैंने पढ़ नहीं रिवाइज नहीं कर रखा इसलिए। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से पार्टिसिपेट करना जो भी हो। यस मैम। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एक्ट? एक्ट में ऑफेंसेस का नेचर क्या है और कहाँ बताया गया है? 8 मैम, कॉग्निजेबल। मीरा, मीरा ने बोलना स्टार्ट किया था सबसे पहले। मीरा कंप्लीट करें आंसर। सेक्शन 8 मैम, कॉग्निजेबल और बेलेबल। यस, गुड, वेरी गुड। यस, क्लॉज ए में बेलेबल बताता है और बी में बताते हैं कि ये कॉग्निजेबल है। वेरी गुड, ठीक है, हो गया। इसमें और इससे ज्यादा कुछ टिपिकल है नहीं पढ़ने के लिए, राइट? और किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आज के लेक्चर में, कोई क्वेश्चन जो रिपीट करना हो या कोई और बात इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन? मैम, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के कोई केस लॉस है? नहीं, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के कोई पर से केस लॉज नहीं है, पर एक वो आपका बैंडेड क्वीन वाला जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट वाला, जी मैम, वो तो 292 में अपन ने ऑब्स्सिनिटी केस में ऑलरेडी कर रखा है। बस बस उसके बस अलावा मोस्टली जो है वही केसेस आते हैं, क्योंकि ये एक्ट बहुत ही डॉसाइल एक्ट है। ये मतलब डोरमेंट कंडीशन में है, यूज भी बहुत कम होता है। पता नहीं अब कैसे आरजेएस में हमारे कोर्स में इंक्लूड कर लिया गया, इसको अचानक से कर लिया गया, तो हम पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। स्कोरिंग ये हमारे लिए तो 8-9 सेक्शंस पढ़ करके हमें अगर एक पूरा आंसर निकल रहा है 3 नंबर का, 5 नंबर का, इट्स वेरी गुड। ठीक है, कोई केस लॉस नहीं है, इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कोई केस लॉस होते या कुछ ओके लैंडमार्क मैम, होता तो मैं बिल्कुल आपको बता देती। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और रविंद्र आपका कुछ क्वेश्चन था? एसआरए में जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेटरी डिक्री में डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, डिक्लेरेटरी बिल्कुल, अभी देखते हैं कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं, 34 की। हाँ, ये बहुत सही बात पूछी आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप कोई और रिलीफ क्लेम कर सकते हैं डिक्लेरेशन के साथ साथ, तो आपको वो रिलीफ साथ में जोड़ के सूट फाइल करना होगा।
खाली डिक्लेरेशन के लिए अगर सूट फाइल कर रहे हैं तो सूट डिसमिस हो जाएगा। हमने आरजेएस वाला एग्जांपल लिया था, अभी ए का क्वेश्चन था कि ए आरजेएस में सिलेक्ट हो गई और उसको मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं मिला, वो क्या करेगी? वो डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए फाइल करेगी सूट, लेकिन डिक्लेरेटरी डिक्री के साथ साथ उसको कॉम्पनसेशन भी मांगना पड़ेगा यहाँ पे कि मुझे जो है मानसिक प्रताड़ना हुई है, मेरा टाइम जो है, मेरा मूल्यवान वक्त मेरा वेस्ट हुआ है ये इनसे पूछने में, इनसे सवाल करने में कि क्या है, और मैं कहीं और एग्जाम दे रही थी, मेरा वहां पे हो चुका था, मैंने वहां पे भी ज्वाइन नहीं किया। इस तरीके के 3-4 वो कॉज ऑफ एक्शन इसमें डाल सकती है, क्योंकि उसके पास में ये सारे कॉज ऑफ एक्शन अवेलेबल हैं, तो इसलिए उसे ये सारे जोड़ करके ही डिक्लेरेटरी डिक्री का सूट बनाना होगा। ठीक है, फिर अलग से इनके लिए वो कोर्ट के पास नहीं जा सकती। इसके पीछे भी लॉजिक वही है जो आपका सेक्शन 21 के पीछे लॉजिक है कि भाई कॉम्पनसेशन मांगना है तो उसमें ऐड कर दो कंप्लेन में, उसको अमेंड करके। वही लॉजिक आपका कई और जगह भी रेस जुडिकाटा वाला लॉजिक है जो सीपीसी का, वो अप्लाई होता है। यही है कि खाली डिक्लेरेटरी डिक्री मांगने आ जाएंगे पहले, फिर बाद में कहेंगे कि अब हमें कॉम्पनसेशन भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इसलिए अगर कोई और साथ में बेटर कॉज ऑफ एक्शन कोई है तो उसे जोड़ करके ही डालेंगे डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए। ठीक है, और कुछ? मैम कौन बोल रहा है? मैं शालू। शालू, बोलो शालू। मैं ये बोल रही थी मैम, ये क्वेश्चन है ना जो आपने एसआरए में से हमसे पुटअप किए, ये वाले क्वेश्चन आप हमें सेंड कर दोगे क्या ग्रुप में? एसआरए के सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैम एनआई वो मैम आपने पिछली लास्ट टाइम जब वाइवा लिया था तब उसके क्वेश्चन भी आपने भेजे नहीं थे, वो लास्ट टाइम एनआई का और उसका हुआ था ना, मैंने तो क्वेश्चंस भेज दिए हैं। मैं फिर से मैम को रिमाइंड करवा दूंगी कि वो आप लोगों को फॉरवर्ड कर दें। मैंने पीडीएफ बना के मैम को भेज दिया है, मैं उनको आज फिर बोल दूंगी, वो भेज देंगे। ठीक है, एनआई एक्ट का ओके मैम। और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का भी चाहिए आपको, या वो तो नहीं नहीं, एसआरए का भेज देना मैम, एसआरए का। सारे के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, डन। और ओके मैम, थैंक यू। ओके, राहुल के रविंद्र के जो डाउट्स हैं ना, वो बहुत बेसिक डाउट्स हैं, वो बहुत अच्छे डाउट्स हैं, क्योंकि ये डाउट्स क्लियर करने में हमने जब पढ़ा था ना आरजेएस की प्रिपरेशन के लिए, तो ये डाउट पर्टिकुलर क्लियर करने में हमें पूरी एक क्लास लगी थी, पूरी एक क्लास लगी थी। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, ये डाउट बहुत अच्छा डाउट है। आप लोग, वैसे आपका क्लास का टाइम हो चुका है, बट 2 मिनट हैं अभी, तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, जो लोग रुकना चाहते हैं ऑनलाइन से वो रुक सकते हैं सुनने के लिए। ठीक है, उसमें इनकम्प्लीट जो पार्ट परफॉर्मेंस है उसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसेक्शन 3 के क्लॉज बी की बात कर रहे हैं ना आप। ठीक है, where a party to a contract is unable to perform whole of his part of it and the part which must be left unperformed either। ठीक है, तो ये either और सिचुएशन है। एक पार्टी है, उसने पूरा खुद का तो परफॉर्म कर दिया है, सॉरी अनेबल टू परफॉर्म है, होल पार्ट नहीं कर पाया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये हेडिंग हमने समझ ली, जो पार्टी है वो अनेबल टू परफॉर्म है, उसका खुद का पार्ट या फिर कोई एक छोटा पार्ट है जो अनपरफॉर्म्ड रह गया है उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस कंडीशन में क्या होगा? कंसिडरेबल पार्ट अगर फॉर्म करता है ना, वो ये पार्ट है जो अनपरफॉर्म्ड है, ये तो इसका कंसिडरेबल पार्ट है। छोटा सा ही पार्ट है जो परफॉर्म हुआ है, और काफी बड़ा और कंसिडरेबल पार्ट है जो परफॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, कॉमा। अब आगे ये कहता है, दो एडमिटिंग ऑफ कॉम्पनसेशन इन मनी, इसके लिए वो कॉम्पनसेशन देने के लिए तैयार है, इस पोर्शन के लिए जो नहीं किया उसके लिए कॉम्पनसेशन देने के लिए तैयार है। ठीक है, और does not admit of compensation in money। अब यहाँ पे पार्ट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितना भी पार्ट उसने अनपरफॉर्म छोड़ा है, चाहे ये पूरा छोड़ दिया है या ये इतना सा नहीं किया है, बट वो नो कॉम्पनसेशन, वो बोल रहा है कि मैं कॉम्पनसेशन तो नहीं दूंगा, चाहे छोटा पार्ट भी है
नो कॉम्पनसेशन। यहाँ पे कॉम्पनसेशन एडमिट कर रहा है, यहाँ पे कॉम्पनसेशन एडमिट नहीं कर रहा है, किसी तरह का कोई कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअली जो मीनिंग है ना बेयर एक्ट का, उसमें ये वर्ड्स जो है ना, दो फॉर्म्स अ स्मॉल पार्ट, ये चीज आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। ये चीज बेयर एक्ट में लिखी भी नहीं है, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति अपना घाटा क्यों करवाएगा। छोटे पार्ट का कॉम्पनसेशन देने के लिए अगर कोई मना कर रहा है तभी ये लॉजिकली वैलिड होगा। अगर बड़े पार्ट का कॉम्पनसेशन देने के लिए कोई मना कर रहा है तो ये वैलिड नहीं होगा। तो ये जो चीज है ना, ये लेजिस्लेटिव एरर है। ऐसा कई बार कई एक्ट्स में होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमें यही अज्यूम करके चलना है कि स्मॉल पार्ट फॉर्म कर रहा है जो परफॉर्म नहीं कर सकता वो, लेकिन वो उसके लिए कॉम्पनसेशन भी नहीं दे रहा है। ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये लेजिस्लेटिव एरर है, ये सबको होता है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, फिर आगे इसमें ये है, he is not entitled to obtain a decree for specific performance। ठीक है, अब जो पर्सन कॉम्पनसेशन नहीं दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दे भी रहा है पर अनेबल टू परफॉर्म होल ऑफ हिज पार्ट है, ये व्यक्ति जो है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता। लेकिन कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, अगर दूसरी पार्टी चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट हो और दूसरी पार्टी सूट फाइल करती है तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी दिया जा सकता है। फिर उसमें आगे कंडीशंस वगैरह दी हुई हैं, वो यही है कि कंपनसेशन नहीं लूंगा मैं, वो ये गारंटी करता है कि हाँ मैं आगे कोई सूट फाइल नहीं करूंगा अब फर्दर कॉम्पनसेशन के लिए, तो वो आपका सेटल्ड है मैटर। ठीक है, वो आप समझ ही गए होंगे कंडीशंस क्या क्या है कॉम्पनसेशन की। तो ये चीज है, ये लेजिस्लेटिव एरर है। यहाँ पे अज्यूम करके चलना है कि छोटे पार्ट की ही बात हो रही है जिसका वो कॉम्पनसेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, क्लियर क्लियर हो गया सबको? ठीक है, हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। वी विल बी सेलिब्रेटिंग बसंत पंचमी हियर।